फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बारे में। और देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या है और इसके क्या क्या प्रावधान है। आज की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम जब बात करेंगे तो आप इसे यदि ध्यान से सुनोगे तो मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से इसके बारे में जान सकोगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान हैं उनके बारे में हम एक साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी कौन सी व्यवस्था की बात की गई है और देखेंगे कि उस व्यवस्था में कैसी व्यवस्था लाकर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें यदि शिक्षा का प्रावधान किस तरीके से किया गया है तो फिर उस शिक्षा को मतलब कंट्रोल्ड कौन करेगा, मतलब उससे संबंधित संस्थाएं कौन सी होंगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसमें महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए क्या प्रावधान है, SC/ST के लिए क्या प्रावधान है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या प्रावधान और पिछड़ा वर्गों के लिए क्या प्रावधान। तो ये हम पूरे एक क्रम से लेकर चलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 में आई थी। कब आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। और आपको पता हो कि जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में संशोधन करके जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संशोधन करके जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और अब ये केवल राज्य का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया है। तो ये है शिक्षा की पृष्ठभूमि। यदि हम थोड़ा और देखें कि शिक्षा क्या होती है तो शिक्षा आपने जनरली देखा होगा कि जो संस्कृत है, संस्कृत की शिक्ष धातु है, शिक्ष से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, अब हम चलें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके क्या प्रावधान है। देखो सबसे पहला प्रावधान यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो कि पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो। कैसी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला प्रावधान है कि एक एकीकृत क्या बनाना, शिक्षा प्रणाली को कायम करना। अब एकीकृत शिक्षा प्रणाली कायम कर ली, अब इसकी उन्होंने एक रूपरेखा बनाई कि जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी। तो देखो जो शिक्षा है वो 10+2+3 के फॉर्मूला के बेस पर दी जाएगी। किसके? 10+2+3 के बेस पर दी जाएगी। और 10+2+3 क्या है, इसमें ये कहा गया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कहा गया था कि शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि जो प्रारंभ के 10 वर्ष होंगे उन 10 वर्षों को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि पहले 5 वर्ष क्या होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, अगले 3 वर्ष क्या होगी, उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी, उसके बाद 2 वर्ष कौन सी होगी, हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। तो ये 10+2+3 का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसमें शिक्षा नीति में रख दिया है। उसके बाद हमने देखा कि जब ये शिक्षा ऐसी आती है तो फिर क्या मतलब शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए कौन सी ऐसी संस्था होंगी। आपने देखा होगा जनरल जो न्यूज़पेपर में आता रहता है, आपने जो UGC है, UGC इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो UGC ठीक है। उसके बाद आता है MCI का मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक आता है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक संस्थान और आती है कि जिसका नाम हैगा AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जो तकनीकी शिक्षा परिषद है और तकनीकी शिक्षा परिषद भी इसमें शामिल होती है। तो हमने देखी जो 4 संस्थाएं हैं, एक कृषि और एक मेडिकल और एक UGC और उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE। ठीक है, तो ये संस्थाएं इसको रेगुलेट करके या फिर कह सकते हैं जो शिक्षा है, शिक्षा को बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराएंगे और जो एकीकृत स्वरूप हमने अपनाया है उसको सफल बनाने में योगदान देंगे। अब हम बात करते हैं कि बालिकाओं के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए जो हम कह सकते हैं कि असमानता दिखाई देती है बालकों में और बालिकाओं में, पुरुषों में और महिलाओं में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए इस नीति में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए साक्षरता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष उनके लिए केस स्टडी का प्रावधान किया गया है, उनके लिए अलग से एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रावधान किया गया है जिससे कि वो क्या हो, इससे प्रोत्साहित हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी क्या हो, कम हो। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो बालिकाएं होती हैं, बच्चे होती हैं, उनकी कम आयु में शादी कर दी जाती है या फिर कह सकते हैं कि एक निश्चित आयु होती है, उस आयु तक उनके माता पिता उनको फोर्स करने लगते हैं कि अब उनकी शादी कर दी जाए।
जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाती हैं। और जनरली हमारे भारत में एक ऐसी मानसिकता भी बनी हुई है कि बालिकाओं को अंत में शादी करके ससुराल जाना है, उनका मतलब जो घर में खाना बनाना ही उनका एक उद्देश्य रहता है। ये ऐसी सोच है हमारे समाज में, ऐसा पूर्वाग्रह बना हुआ है, जिससे कि क्या होता है उनकी शिक्षा संबंधी प्रावधान या फिर कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा में वो पिछड़ जाती हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं कि जहाँ महिलाओं ने एक और बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, इंदिरा नूई, ठीक है, गीता गोपीनाथ जैसी मतलब बहुत सारी ऐसी महिला हुई हैं जिन्होंने भारत को नेतृत्व प्रदान किया है। तो हम इसी प्रकार इसमें महिलाओं के लिए हमने प्रावधान किए हैं, ठीक है, ताकि समानता है वो समानता आए। आगे चलें तो आगे जनजातीय वर्गों के लोगों के लिए देखें तो जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? तो हम देखते हैं कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे जनरली क्या होते हैं, बहुत पिछड़े हुए होते हैं। इसलिए उनके बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब विशेष प्रावधान किस प्रकार के हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति नहीं, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, क्योंकि देखो इसमें जनजाति का भी प्रावधान है और अनुसूचित जाति का भी प्रावधान है, दोनों का है। तो हम पहले अनुसूचित जाति वाले प्रावधान की बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित जातियों में ये प्रावधान है कि पहला प्रावधान है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए ऐसी शिक्षा का प्रावधान व्यवस्था करना जिससे कि वो गैर अनुसूचित जातियों के समकक्ष आ सकें, ठीक है। गैर अनुसूचित जातियां जो कि सामान्य होते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, तो मतलब ये ऐसे लोग होते हैं उनके साथ में वर्क कर सकें। दूसरे होता है कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे होते हैं, जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए एक नियमित शिक्षा का प्रावधान इस नीति में किया गया है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में बालवाड़ियाँ, शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा, ये सारे केंद्र यदि खोले जाएंगे तो जो अनुसूचित जाति क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में इनको प्राथमिकता दी जाएगी इनको खोलने के लिए। और जो नेक्स्ट विशेषता है या फिर कह सकते हैं कि जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के लिए, वो प्रावधान है कि जो अनुसूचित जाति हैं उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति के शिक्षक की ही व्यवस्था की जाएगी। तो ये प्रावधान हमने देखे अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए भी यही लगभग सेम बात है, लेकिन उसमें थोड़ा ऐसा जाता है क्योंकि अनुसूचित जातियां लगभग अभी क्या थोड़ी आप देखो कि जो एससी वर्ग के लोग हैं वो शहरों में अधिक देखे जाते हैं, मतलब शहरों और गाँव में आ चुके हैं। लेकिन अभी जो एसटी वाले वर्ग के हैं वो जनजातियां हैं वो अधिकतर अभी भी कहाँ वनों में निवास करती हैं और वहाँ पर आपको पाए जाएंगे। तो ऐसा प्रावधान किया गया है इस नीति में कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो वहीं पर वन क्षेत्र में खोलने का प्रावधान किया जाए या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको वहीं पर प्राथमिक शिक्षा, कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो उनको उपलब्ध करा ही दी जाए। आगे चलें तो आगे कहा गया है इसमें कि जो अनुसूचित जातियां उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की जाए। क्या की जाए? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। जो ये व्यवस्था ये होती है कि 10वीं से पहले की मतलब कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए, मतलब जो अनुसूचित जनजाति के जितने भी बच्चे हैं सबको पहली से लगा के 10वीं तक की छात्रवृत्तियाँ उनको प्रदान की जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। तो ये प्रावधान किया गया। तो हमने देखा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बारे में। अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक जो पिछड़ा वर्ग है तो उनके, तो पिछड़ा वर्ग में यही आ जाते हैं कि उनमें प्रावधान किया गया है कि जो शासन है, शासन ऐसा प्रावधान करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा सुदूर दूरवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं, समाज के क्षेत्रों में बहुत पिछड़ गए हैं, उनके लिए पर्याप्त शिक्षा का प्रावधान करेगा और उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करेगा। आगे चलें तो आगे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए संवैधानिक प्रावधान भी है। आपको पता होगा आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित प्रावधान है। तो उनमें यही है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रावधान किया गया है कि वो अपनी भाषा और अपने शैक्षणिक संस्थान खुद खोल सकते हैं और उनको अपने अनुसार रेगुलेशन कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति भाषा को संरक्षित करने का भी अधिकार होगा। तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के इस संबंध में प्रावधान है। अब हम यदि बात करें तो विकलांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान होगा, तो देखिए विकलांग बच्चे के लिए दो तरीके के प्रावधान क्या है। पहला प्रावधान यह है कि यदि विकलांग आंशिक हो, मतलब जो विकलांग है यदि विकलांगता आंशिक होगी तो उन्हें जनरली सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने दिया जाएगा। क्या करने दिया जाएगा? यदि विकलांगता आंशिक होगी तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन यदि विकलांगता अधिक होगी, जैसे मान लो चलो गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति होंगे, तो उनके लिए क्या होगा
कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रावधान किया गया है कि उन्हें जिला स्तर पर विशेष प्रकार के स्कूल बनाए जाए, छात्रावास बनाया जाए और छात्रावास में रहने की उन्हें प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो ये हमने विकलांगों के बारे में देखी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमने इन सब के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हमने लगभग सभी प्रावधान देख लिए हैं और जान लिए हैं कि क्या क्या है इसमें प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, और पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, और जो अल्पसंख्यक हैं और दिव्यांग वर्ग हैं उनके लिए इस नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हमने सभी के बारे में देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।